हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के निसाब में शामिल उर्दू के एक अहम मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर के कुछ अहम इक़्तिबासात को सवाल करेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। आपको कोई भी इक़्तिबास दिया जाएगा, इक़्तिबास को अच्छे से आपको रीड करना होगा और उस इक़्तिबास को सियाक़ व सबाक़ मा तशरीह आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि वो इक़्तिबास किस मज़मून से लिया गया है। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल के निसाब में उर्दू के जितने भी मज़ामीन अफ़साने हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी अहम इक़्तिबासात को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आप इन इक़्तिबासात को देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मुमकिन है कि एग्ज़ाम में इन्हीं इक़्तिबासात में से कोई इक़्तिबास आपको मिल जाए और बआसानी आप उस इक़्तिबास को उसके सियाक़ व सबाक़ और उसकी मुख्तसर और जामे तशरीह के साथ में एग्ज़ाम में लिख सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में हम जिस मज़मून के बारे में बात करने वाले वो हैं हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। इक़्तिबास नंबर 1 है, जब दो कौमें मिलती हैं तो दोनों में तहज़ीबी लेन देन ज़रूरी होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इक़्तिबास को सॉल्व करें तो पहले इक़्तिबास को बहुत ध्यान से रीड करें। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये इक़्तिबास किस मज़मून से लिया गया है, किस सबक से लिया गया है, तो सियाक़ व सबाक़ बआसानी आप लिख सकते हैं। तशरीह में या मतलब में आपको क्या करना होगा, तशरीह और मतलब में आपको हेडिंग डालनी होगी। तशरीह या मतलब की जो भी आप डालें दोनों करेक्ट होंगी। और उसके बाद में आपने जो भी इबारत पढ़ी होगी, जो इक़्तिबास पढ़ा होगा, उसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आसान शब्दों में बदल दीजिए और यही एक अच्छी और तशरीह या मतलब होगा। इस लेन देन की नौइयत और मकदार से तहज़ीबी ताल्लुकात की नौइयत का पता चलता है। उन्हें नज़रअंदाज करने से तारीख़ नहीं बदल सकती, लेकिन बाज़ कौमी रहनुमा तारीख़ी इर्तिक़ा से नज़र बचाकर उसे अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के सांचे में ढालना चाहते हैं। मुसलमानों में अलावा मज़हब के ज़ाहिरी रुख के और कोई चीज़ बैरूनी या विदेशी बाकी नहीं रह गई थी। ऐसा होना नागुज़ीर था। ईरान के आर्या और हिंदुस्तान के आर्या 2000 साल के करीब एक दूसरे से अलग रहने के बाद फिर एक दूसरे से मिले थे और उन्हें एक दूसरे को समझने में देर न लगी। यही वजह कि इनमें मजहब या तहजीब की बुनियाद पर कभी आपस में झगड़े नहीं हुए थे। ये इक़्तिबास है। अब इसका सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये इबारत कहाँ से लिखी या ये मज़मून का जो टुकड़ा है वो कहाँ से लिया गया है। अब चूंकि जो मजमून आपका वो हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर है, पहले से क्लियर है। ये इसके लिखने वाले कौन हैं? प्रोफेसर एहतशाम हुसैन रिजवी। तो यह हम सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे? ये इबारत या इक़्तिबास, ये टुकड़ा प्रोफेसर एहतशाम हुसैन रिजवी के मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से माखूज है या लिया गया है या मुंतखब किया गया है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें ये हिंदुस्तान के तहजीबी अनासिर का अहाता नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। अब मतलब में क्या करना होगा, जो मैंने आपको ऊपर बतलाया वही चीज़ करनी है। जब दो कौमें आपस में मिलती हैं तो उनका आपस में तहजीब का मुज़ाहरा ज़रूरी होता है। इसी आपसी तहजीबी और ताल्लुकात से इंसान की शऊरी सलाहियतों का मालूम होता है। इनको अनदेखा करने से, ऊपर आया था नज़रअंदाज, यहाँ अनदेखा कर दिया। इनको अनदेखा करने से तारीख़ नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ कौम के रहनुमा तारीख़ के इर्तिक़ा से निगाह बचाकर, ऊपर था नज़र, निगाह बचाकर उसे अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढालना चाहते हैं। मुसलमानों में तहज़ीब के अलावा अंदर या बाहर की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई थी, ऐसा कोई चारा ना था। ईरान के आर्या और हिंदुस्तान के आर्या 2000 साल के आसपास एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन जब मिले तो उन लोगों को एक दूसरे को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई और यही वजह कि इन लोगों में शायद तहज़ीब की बदौलत कोई आपसी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। अब हम बढ़ते हैं इक़्तिबास नंबर 2 की तरफ। पहले इक़्तिबास को ध्यान से रीड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मुसलमान बादशाहों और सूफी दरवेशों ने मौसीकी, अदब, ज़ुबान, तामीर और फ़नून लतीफ़ा और दूसरे तहज़ीबी इदारों को तरक्की देने और आगे बढ़ाने में जितना हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़रिए कौमियत की तामीर में गैर शऊरी तौर पर ही सही जो कि कोशिशें की, उनका अफ़साना तारीख़ की ज़ुबान पर है। जिस बात को अच्छी तरह समझना है वो इस हिंदुस्तानियत की नशो नुमा है जो हिंदू मुसलमानों के इख्तिलाफ से पैदा हो रही थी।
اس تہذیب نے کبیر، گرو نانک، اکبر، خانخواہ، دادو دیال، ریداس، تانسین اور دارا شکوہ پیدا کیے۔ اس نے ہند اسلامی طرز تعمیر، موسیقی اور مصوری کو جنم دیا اور ایک نئی آریائی زبان کی تخلیق کی۔ اسے زبان ہندوستانی کہا جاتا ہے۔ اس نے ہندوستانی تہذیب کی روح اپنے اندر جذب کی اور پہلی مرتبہ ملک نے لسانی اتحاد کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اب اس کا سیاق و سباق کیسے لکھنا ہے میں نے اوپر بتلایا۔ یہ عبارت پروفیسر احتشام حسین رضوی کے مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے اخذ کی گئی ہے، ماخوذ یا منتخب ہے۔ احتشام حسین کہتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب کی تشکیل میں ہندو راجاؤں، شاعروں، رشیوں کے ساتھ مسلم بادشاہوں، صوفیوں اور درویشوں نے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اب مطلب کیسے لکھیں گے، مطلب آپ ہیڈنگ ڈالیے گا۔ احتشام حسین رضوی کہتے ہیں کہ مسلم بادشاہوں، صوفیوں، درویشوں نے موسیقی، ادب، زبان اور دیگر علوم و فنون کو ترقی دے کر تہذیب کو مستحکم کیا۔ ہندو مسلم ایکتا سے ہماری تہذیب پروان چڑھی۔ ان حضرات کی کوششیں آج بھی تاریخ کا زیور ہے۔ اس مخلوط تہذیب نے ملک کو کبیر، نانک، ریداس، دیال، تانسین اور دارا شکوہ جیسے نگینے دیے۔ اس ایکتا سے ہند اسلامی طرز تعمیر، موسیقی و مصوری کو فروغ ملا اور نئی زبان وجود میں آئی جسے ہندوستانی کہا جاتا ہے۔ اس ایکتا سے پہلی بار ملک نے زبان سے متعلق اتحاد کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اوپر آیا تھا لسانی اتحاد، لسانی، تو یہاں پہ اسے کیا کہہ دیا، زبان سے متعلق۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے اقتباس کی طرف۔ اقتباس نمبر 3۔ 5000 سال گزرے، دراوڑیوں کے عروج کے زمانے میں ہندوستان کے اعلیٰ درجے کا تمدن رکھتا تھا۔ دراوڑی گو یہاں کئی دوسری قوموں کے بعد آئے تھے، لیکن انہوں نے اس زمین سے مکمل مطابقت اختیار کر لی تھی۔ کوئی 1500 سال قبل اب مسیح آریہ آئے۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ وہ دراوڑیوں کے مقابلے میں بہتر طور پر مسلح تھے۔ انہوں نے شمالی ہندوستان کے زرخیز میدانوں پر قبضہ کر لیا اور دراوڑیوں کو وہاں سے ہٹ جانا پڑا۔ تاریخ کا یہ ایک ماں بہن نزاع مسئلہ ہے کہ دراوڑی اور آریائی تہذیب کی سوچیں کہاں تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں ہندوستان میں کتنا اختلاط ہوا۔ سیاق و سباق ایز اٹ از، جیسے آپ نے اوپر لکھا ویسے اس کا بھی لکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیسے لکھیں گے یہ میں بتاتا ہوں۔ احتشام صاحب کہتے ہیں کہ اب سے 5000 سال قبل جب دراوڑیوں کے عروج کا زمانہ تھا تو ہندوستان کا تمدن اعلیٰ درجے کا تھا۔ اگرچہ دراوڑی ہندوستان کئی دوسری قوموں کے بعد داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کی تہذیب اور فضا سے بہت جلد مطابقت اختیار کر لی تھی۔ لگ بھگ 1500 سال قبل مسیح آریہ یہاں پر آئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دراوڑیوں کے مقابلے میں زیادہ مہذب اور روحانی و مادی طاقتوں میں ان سے بہتر طریقے پر مسلح تھے۔ انہوں نے شمالی ہندوستان کے زرخیز حصوں پر قبضہ کر لیا، دراوڑی وہاں سے چلے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک ماں بہن نزاع مسئلہ ہے۔ دراوڑی اور آریائی تہذیب کی صورتیں کس حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ کس حد تک ایک دوسرے سے خلط ملط ہوئے تھے۔ اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر کے کچھ اہم اقتباس کو سوال کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے ایگزام کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔